एफिल टावर से लेकर ट्राफल्गर स्क्वायर और लेडी लिबर्टी तक हमारी दुनिया शानदार और प्रसिद्ध नेशनल मॉन्यूमेंट से सजी हुई है। यहाँ हर दिन सैकड़ों, कभी कभी हजारों लोग इन स्मारकों को देखने आते हैं और हैरान हो जाते हैं। लेकिन इन मॉन्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को दर्शाया गया है जिन्हें लोग अक्सर देख नहीं पाते, और अज्ञात अंडरक्राफ्ट से लेकर गुप्त स्पोर्ट्स कोर्ट्स तक अपनी मैग्नीफाइंग ग्लास अपनी आंखों पे लगा लीजिए, क्योंकि आज हम कुछ हैरान कर देने वाले रहस्यों को उजागर करने वाले हैं जो कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स में छुपे हुए हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हर साल लगभग 5 मिलियन विजिटर्स के साथ ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि बहुत से लोगों की निगाहें न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर टिकी हुई हैं। जब से इसका निर्माण 1886 में हुआ है, लेकिन इस लिबर्टी आइलैंड पर इतने लोगों की संख्या के बावजूद भी बहुत ही कम लोग इसके चौंका देने वाले रहस्यों को जानते हैं जो इस प्रतिमा में छिपे हैं। इसके निर्माण से पहले चुनी गई कुछ खास वस्तुओं को टाइम कैप्सूल में डालकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे रखा गया था, और उन यादगार वस्तुओं में शामिल है अमेरिका के संविधान की एक फोटोकॉपी, 20 ब्रॉन्ज मेडल जो अमेरिका के राष्ट्रपतियों के हैं, और एक चित्र जिसका नाम फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्टोलेडी है। जी हाँ, मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार मूर्ति के निर्माण के बाद कोई टाइम कैप्सूल तक नहीं पहुंच पाया, और माना जाता है कि इस कैप्सूल तक सिर्फ तभी पहुंचा जा सकता है जब लेडी लिबर्टी को तोड़ दिया जाएगा। हालांकि जब मैं इसकी तरफ देखता हूं तो लेडी लिबर्टी का उठा हुआ वो पैर किसी छिपे हुए दरवाजे की तरह प्रतीत होता है। शायद हो सकता है कि ये लंबे समय से खोए हुए टाइम कैप्सूल तक जाने का रास्ता हो। इंटरनेट पर मौजूद बहुत से अति उत्सुक कीड़े ऐसा सोचते हैं, हालांकि ये शायद ही ऐसे मॉन्यूमेंट का सबसे कंट्रोवर्शियल रहस्य है। हालांकि आप देख सकते हैं कि लेडी लिबर्टी असल में एक महिला भी नहीं हो सकती हैं, और ये लंबे समय से माना जा रहा है कि इस स्टैचू का चेहरा लिबर्टा पर आधारित है, जो रोमन गॉड ऑफ लिबर्टा है। हालांकि अब कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि ऐसा संभव हो सकता है कि चेहरा मूर्तिकार के भाई जीन चार्ल्स बार्थोल्डी पर आधारित हो, जिसके भौं, नाक और होंठ मूर्ति के समान ही दिखते थे। दुख की बात यह है कि फ्रेडरिक का निधन साल 1904 में हो गया था, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस तथ्य का सामना करना होगा। हम इसके बारे में कभी जान नहीं पाएंगे, लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के विवादास्पद चेहरे के ठीक ऊपर आपको एक और छिपा हुआ रहस्य मिलेगा। मूर्ति के हाथ में जो मशाल है वो आत्मज्ञान और स्वतंत्रता का प्रतीक है, लेकिन इस बीकन में सिर्फ इतना नहीं है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले ओरिजिनल मशाल जो साल 1984 तक थी, एक बालकनी के रूप में काम करती थी। जी हाँ, 12 लोग एक समय पर 300 फीट ऊपर चढ़ सकते थे और मशाल के आसपास का नजारा इस गगनचुंबी मंच से देख सकते थे। लेकिन सभी साहसी टूरिस्ट की मौज मस्ती 1916 में बंद हो गई। 30 जुलाई को जर्मन एजेंट इस उम्मीद में थे कि वे यूएसए के बनाए गए जंगी हथियारों को नष्ट कर देंगे, जिन्हें मित्र राष्ट्रों को भेजा जाता था जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था। इसलिए प्लेटफॉर्म के किनारे बंधे बंजरों को विस्फोटकों से भर दिया गया। 2 बजे के तुरंत बाद एक बड़े विस्फोट ने लिबर्टी आइलैंड के ठीक बगल में एक बड़े युद्ध सामग्री डिपो को नष्ट कर दिया, जिससे पूरा न्यूयॉर्क हिल गया और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को नुकसान पहुंचा, जिससे मशाल तक पहुंचना हमेशा के लिए बंद हो गया, और इसके साथ ही मूर्ति के व्यू पॉइंट पर मशाल बुझ गई। यार, कौन जानता था कि बस एक मॉन्यूमेंट्स में इतनी कहानियां हो सकती हैं ना। ब्रुकलिन ब्रिज। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 3 मील से भी कम दूरी पर आपको ब्रुकलिन ब्रिज मिलेगा। आज के दिन इस लेजेंडरी स्थल को लगभग 12,000 वाहन, 4,000 साइकिल चालक और 30,000 पैदल चालक यात्री पार करते हैं। हालांकि तकनीकी रूप से ये किसी भी तरह का नेशनल मॉन्यूमेंट नहीं है, लेकिन मुझे कई हजार न्यूयॉर्क वासी असहमत हो सकते हैं मुझसे। फिर भी पुल पर यात्रा करने वालों में से बहुत कम लोगों को पता होता है कि वो किसके ऊपर से गुजर रहे हैं। पुल के दोनों तरफ विशाल बंदरगाह बने हैं जो इसके स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बस इतना ही नहीं, इसकी फाउंडेशन के नीचे 50 फीट की गुफा तक तहखाने हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क शहर ने एक बार पुल की फंडिंग में मदद के लिए किराए पर दिया था। लोएटीज ब्रदर्स ने $5,000 का भुगतान करके तिजोरी को स्टोरेज बना दिया, जबकि ए स्मिथ एंड कंपनी ने हर साल $500 का भुगतान करके 1901 से 1909 तक दूसरे वॉल्ट का इस्तेमाल किया। भाई, यहाँ सवाल यह कि आखिर ये कंपनियां पूल में कौन सी चीज रखने के लिए मोटी रकम दे रही थी? बंदूकें, पैसा, बॉडीज? नहीं, बल्कि वे यहाँ पर शराब रख रहे थे। वॉल्टों की मोटी ग्रेनाइट की दीवारों के कारण चैम्बर्स को लगभग अंधेरे में रखा जाता था और तापमान को बनाए रखने के लिए टेम्परेचर को 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता था, जिससे शराब रखने और प्रिजर्व करने के लिए परफेक्ट जगह बन जाती थी। मैनहट्टन में एक तहखाना है जिसे ब्लू ग्रोटा के नाम से जाना जाता है। यहाँ यूरोप के अंगूर के बागों को चित्रित किया गया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और प्रोहिबिशन एक्ट के बाद इस जगह को नॉन एल्कोहलिक चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया। यह 1934 तक चला। प्रोहिबिशन एक्ट के निरस्त होने के बाद जब नए किराएदार एंथनी EHKS एंड कंपनी वाइन इंपोर्टर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया और ब्रिज के तहखाने के अंदर एक पार्टी का आयोजन किया, जहां संगीतकारों ने
विनीज वॉल्स और शैंपेन कॉर्क सुबह तक बजाया। हालांकि अच्छे दिन ज्यादातर समय तक नहीं रहते। आखिरकार इन तहखानों पर कब्जा हो गया जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और नहीं फिर उनका इस्तेमाल फिर बंदूकों या टैंकों को रखने के लिए नहीं किया गया, बल्कि मेंटेनेंस स्टोरेज के लिए किया गया, जिसके लिए आज तक इन तिजोरियों का इस्तेमाल किया जाता है। यार क्या कमी है, फिर भी ये कहना सुरक्षित है कि ब्रुकलिन ब्रिज का अतीत काफी शराब प्रिय रहा है। लिंकन की यादगारी। न्यूयॉर्क से लगभग 200 मील दक्षिण पश्चिम में आपको यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के सबसे पसंदीदा मॉन्यूमेंट्स में से एक और मिलेगा। यहाँ पर मुझे कहना चाहिए कि यहीं पर लिंकन मेमोरियल स्थित है। 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग हर साल इस ऐतिहासिक स्थल पर आते हैं। जी हाँ, 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग। 100 फीट ऊंचा ये भवन एक नियोक्लासिकल मंदिर है जिसमें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मूर्ति अपना स्थान बनाए हुए है। हालांकि जिस संगमरमर के फर्श पर वो चलते हैं उसके नीचे का दृश्य दांतों तले उंगली दबा देने वाला है। लेकिन मेमोरियल भवन के निर्माण की शुरुआत 1914 में भूमि के दलदली हिस्से पर हुई, जिसे पोटोमैक फ्लैट्स के नाम से जाना जाता है। बेस की दलदली स्ट्रक्चर की भरपाई के लिए यहाँ काम करने वाले मजदूरों को 65 फीट अंडरग्राउंड खुदाई करनी पड़ी और कंक्रीट के 122 कॉलम स्थापित करने पड़े थे, जिससे इस भवन की बेस पृथ्वी के स्टेबल सतह से जुड़ती है, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस भवन के ठीक नीचे एक मानव निर्मित अंडरक्राफ्ट बन गया। आज के दिन गुफा वाले क्षेत्र में गंदगी से भरे फर्श अंडरक्राफ्ट का निर्माण करने वाले मजदूरों के दीवारों पर चित्र बनाए गए और यहाँ तक कि छत से लटकती हुई स्टैलेक्टाइट संरचनाएं भी मौजूद हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो स्टैलेक्टाइट्स उनको कहा जाता है जो दुनिया भर की प्राकृतिक गुफाओं में पाई जाने वाली लंबी पतली पीली ग्रोथ होती हैं। पता चला कि वे लिंकन की आर्टिफिशियल गुफा में भी सालों से भवन की छत से धीरे धीरे टपक रहे पानी की वजह से बन गई थी। लेकिन मेमोरियल की विचित्र गुफा जितनी रहस्यमयी है, ये ज्यादा समय तक बन के नहीं रह पाएगी, क्योंकि मार्च 2023 में कंसीगली कंस्ट्रक्शन ने यहाँ पर एक संग्रहालय का काम शुरू किया। $69 मिलियन के इस प्रोजेक्ट के तैयार होने की उम्मीद 2026 तक है और ऐसे प्रदर्शन प्रदान करेगी जो भवन के निर्माण के इतिहास को उजागर करेगी। आपको क्या लगता है, क्या लिंकन मेमोरियल की विचित्र गुफा अंधेरे से ढकी गंदी रहस्य बनी रहनी चाहिए, या आपको लगता है कि अंडरग्राउंड दुनिया लोगों की नजर में बेहतर आ सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आप यहां तक आ गए तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दें। कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। लिंकन मेमोरियल से थोड़ी दूरी पर आपको एक और आइकॉनिक अमेरिकी मील का पत्थर मिलेगा। जी हाँ, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इस भवन की ऊंचाई 555 फीट है और इसे फॉर्मर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की स्मृति में बनाया गया था। ये दुनिया में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त करने वाले मॉन्यूमेंट्स में से एक है। लेकिन इस आधुनिक चमत्कार को करीब से देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर भी सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। देखो यहाँ पर क्या है। नहीं, आपकी आंखें आपको धोखा नहीं दे रही। ये भवन वाकई में रंग बारंगी है। लेकिन भाई ऐसा क्यों है? इस भवन के निर्माण का काम साल 1848 में शुरू हुआ जब वॉशिंगटन नेशनल मॉन्यूमेंट सोसाइटी से फंडिंग प्राप्त हुई। हालांकि सिर्फ 6 साल के बाद ये सोसाइटी कंगाल हो गई और बिना किसी पैसे के 152 फीट ऊंचे भवन का काम पूरी तरीके से रुक गया, जिसका मूल कारण अमेरिका का सिविल वॉर था। इस तरह इस मूर्ति की ओर ध्यान लगाने में 20 साल से ज्यादा का समय बीत गया। फिर साल 1878 में ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ, क्योंकि फिर कांग्रेस ने वॉशिंगटन भवन बनाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। हालांकि यहाँ एक छोटी सी समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसके निर्माण को यहाँ से आगे जारी रखने के लिए उनको पत्थर की जरूरत थी, और जिस पत्थर का इस्तेमाल इसके लिए पहले किया गया था वे अब खदान में उपलब्ध ही नहीं थे। फिर आखिरकार बिल्डरों ने बाल्टीमोर के पास एक खदान की ओर रुख किया, जिसने समान रंग का पत्थर उपलब्ध कराया। लेकिन ये बिल्कुल मेल नहीं खाता था, जिससे भवन 2 अजीब रंगों में बदल गया, जो आज भी दिखाई देता है। हालांकि सेपिया टोन के पत्थर ही एकमात्र रहस्य नहीं है जो इस ऐतिहासिक स्थल में छिपे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक दूसरा वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट मौजूद है जो कि इस ओरिजिनल मॉन्यूमेंट के करीब छिपा हुआ है, और इसको पहचानना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मैन होल कवर के नीचे छिपा हुआ है। ये 12 फीट का कॉपीड वर्जन वॉशिंगटन भवन के बिल्कुल नजदीक है, अपने ईंट कुएं के अंदर 1898 से छुपाया गया। हालांकि ये तिल लोगों के खोए हुए समाज के कुछ प्राचीन अवशेष जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन पिग्मी पिलर असल में एक जियोडेटिक मार्कर है। 19वीं शताब्दी में सर्वोरियस सर्वे करने के लिए जियोडेटिक मार्करों का इस्तेमाल करते थे। डेटा का सटीक होना आवश्यक था, इसलिए अक्सर ये बेंचमार्क मेटल की रॉड होती थी जिन्हें जमीन में दबा दिया जाता था। शुक्र है कि इस बेंचमार्क के अपने गुप्त रहस्य हैं। भाई कौन कहता है कि सर्वेयर्स फनी नहीं हो सकते? हाँ, तो अगली बार जब आप वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट्स जाए ना, तो पिलर्स के रंग बदलने वाले फिनोमेना, इसकी छोटी रेप्लिका और निश्चित रूप से प्राचीन तिल लोगों पर अपनी नजरें जमाए रखें। समझ गए ना? एफिल टावर।
पेरिस यकीनन दुनिया में सबसे प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट्स का घर है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है भाई, मैं गुस्टो रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ यार, मेरा मतलब एफिल टावर से ही है भाई। इस विशाल 1080 फीट ऊंची सुपर स्ट्रक्चर को हर साल लगभग 7 मिलियन लोग देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब उन लाखों लोगों में से कई सारे लोग एफिल टावर पर चढ़ते हैं तो वे मॉन्यूमेंट के शिखर पर छिपे हुए गुप्त कमरे से बिल्कुल अनजान होते हैं। जब इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने इस टावर को डिजाइन किया था तो उन्होंने टॉप पर अपने लिए एक प्राइवेट अपार्टमेंट को शामिल किया, जो इस टावर के शिखर के ठीक नीचे बना हुआ है। एक खुली बालकनी से घिरा ये आवास पेरिस का सबसे अच्छा व्यू देखने के लिए परफेक्ट जगह है। इसमें एक सोफा, एक पियानो, डेस्क, किचन, बाथरूम और लिविंग रूम और साथ ही एक शौचालय भी शामिल है। हालांकि वहां पर कभी भी सोया तो नहीं, लेकिन कहा जाता है कि गुस्ताव ने यहाँ पर उच्च रैंकिंग वाले मेहमानों का मनोरंजन किया था, जैसे कि थॉमस एडिसन, जो इसके गगनचुंबी इमारत के इन्वेंटर हैं। आज के दिन टावर के शिखर तक जाने वाला कोई भी इंसान उस अपार्टमेंट को देख सकता है, जिसमें एडिसन और एफिल की 2 मोम की मूर्तियां लगी हुई हैं। गुस्ताव के भवन के ठीक 1000 फीट नीचे जिस जगह पर एफिल टावर बना हुआ है, उसके नीचे एक और गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। जी हाँ, स्ट्रक्चर के दक्षिणी पीकर के नीचे एक गुप्त सैन्य बंकर है। विश्व मेले के लिए एफिल टावर को 1889 में डिजाइन किया गया था। इस टावर को 20 सालों के भीतर ही हटा दिया जाना था, लेकिन गुस्ताव इस बात से कहीं ना कहीं वाकिफ थे कि मॉडर्न विज्ञान उनके टावर को जल्दी से खत्म होने से बचा सकता है। इसलिए 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने फ्रांसीसी सेना के नेताओं को वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए इसे इस्तेमाल करने के लिए राजी किया और 1909 तक एफिल टावर के ठीक नीचे अंडरग्राउंड रेडियो टेलीग्राफी स्टेशन का निर्माण हो गया था। ठीक 4 साल के बाद टावर पर लगे टेलीग्राम संयुक्त राज्य अमेरिका तक इलेक्ट्रिकल तरंगे भेज सकते थे। फिर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान टावर में एक ट्रांसमीटर ने जर्मन रेडियो ट्रांसमीटर को जाम कर दिया, जिससे मित्र राष्ट्रों को मारने की पहली लड़ाई में जीत हासिल करने में मदद मिली। आज के दिन बंकर का उद्देश्य थोड़ा कम नाटकीय है, जिसका इस्तेमाल बस एयर कंडीशनिंग इकाइयों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फिर भी सभी बातों पर विचार करें तो एफिल टावर में बहुत अच्छे रहस्य छिपे हुए हैं। पेरिस कैटाकॉम्ब्स। लेकिन भाई, एफिल टावर एकमात्र ऐसा स्थान नहीं है जिनमें रहस्य अंडरग्राउंड डगआउट मौजूद हैं। यहाँ से सिर्फ 2 मील दूर दक्षिण पूर्व पेरिस सिटी के सेंट्रल लैंडमार्क के पास पेरिस कैटाकॉम्ब्स अपनी दहाड़ जमाए हुए हैं। इस विशाल अंडरग्राउंड कब्रिस्तान को पेरिस की लगातार बढ़ती लाशों की संख्या से निपटने के लिए 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। पूरे पेरिस में कब्रिस्तानों में भीड़ भाड़ बढ़ गई, इसीलिए फिर मानव अवशेषों को कैटाकॉम्ब में ले जाने लगे। यहाँ हड्डियों के बंडलों को साफ सुथरे तरीके से रखा गया, जिससे प्रसिद्ध कैटाकॉम्ब कॉलम बने, जो आज भी मौजूद हैं। पेरिस कैटाकॉम्ब जितना छायादार प्रतीत होता है, ये शायद उतना रहस्यमय भी होगा, क्योंकि यहाँ हर साल लगभग 5,50,000 से भी ज्यादा विजिटर्स आते हैं। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये भयानक कब्रिस्तान अपने कंकालों के ढेरों में कोई खास रहस्य नहीं छिपाता है। आपको बता दूं, साल 2004 में कैटाकॉम्ब्स के अंदर अंधेरे घुमावदार गलियों की जांच कर रहे पुलिसकर्मी को एक अजीब से दृश्य का सामना करना पड़ा। जैसे ही वे कोने की तरफ गए, वहां उन्हें एक सिनेमा मिला, और वो भी पूरी तरह अवैध। वहाँ एक मेकशिफ्ट मूवी स्क्रीन थी, बोतलों से भरी एक बार और रसोई घर भी था। हाँ भाई, इतना ही नहीं, गुफा के फर्श पर अधिकारियों को तारों से भरा मेटल का एक अजीब सा कंटेनर मिला। उन्होंने तुरंत ही बम को डिफ्यूज करने वालों को बुलाया और अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन पता चला कि ये कोई बम नहीं था, ये कुसकुस के लिए एक प्रेशर कुकर था। कौन जानता था कि पेरिस कैटाकॉम्ब्स के अंदर का सबसे डरावना रहस्य कोई हॉन्टेड कंकाल नहीं था, बल्कि कुसकुस खाते हुए एक अवैध सिनेमा स्नैक का लुत्फ उठाने वाला होगा। क्या हड्डी है यार। नोटर डाम। भाई, देखा जाए तो नोटर डाम का पेरिस कैथेड्रल डाम इतना भयानक नहीं है जितना कैटाकॉम्ब है, लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक आप इस इमारत के नीचे छिपे अंधेरे रहस्य के बारे में नहीं जानते। आपको बता दूं कि नोटर डोम को तबाह करने वाली विनाशकारी आग के बाद 2019 फ्रांसीसी अधिकारियों ने कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया और इन्हें इमारत को फिर से बेहतर बनाने का काम सौंपा। लेकिन जैसे ही वे गिरजाघर के फर्श में घुसे, उनका स्वागत एक ऐसे दृश्य से हुआ जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। जी हाँ, सामने से उन्हें 2 कब्रें घूर रही थीं, जिनमें सदियों पुराने 2 व्यक्तियों के अवशेष थे जो सदियों पहले मर चुके थे। ऐसे पवित्र स्थान पर दफनाया जाना बहुत बड़ी बात है, इसलिए स्पष्ट है कि ये लोग अपने युग में महत्वपूर्ण रहे होंगे, पर दुर्भाग्य से हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। एक ताबूत में मौजूद एंटोनी डेला पोटी की लाश थी, जो नोटर डोम के एक सिपाही थे, जिनकी 1710 में मृत्यु हो गई थी। दूसरे ताबूत में एक अज्ञात पुरुष था, जिसके आसपास बचे हुए पत्तियों और लाश पर चढ़ाने वाले फूलों के सुराग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे
14वीं शताब्दी के एरिस्टोक्रेट रहे होंगे। हालांकि यह सब उनके लिए अच्छा नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है कि वो आदमी एक पुरानी बीमारी से पीड़ित था, जिससे उसकी मृत्यु तक उसके ज्यादातर दांत नष्ट हो गए। हे भगवान, इस मोन्यूमेंट के गुप्त कंकालों का भंडार कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, वॉशिंगटन डीसी में स्थापित सुप्रीम कोर्ट यूएस जुडिशियल की एक बड़ी पहचान है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसने अपने समय में कुछ भयंकर मेलजोल देखे हैं। बुश बनाम गोर, रो बनाम वेड, निक्स बनाम लेकर्स, ठीक है, जबकि न्यूयॉर्क निक्स और लॉस एंजलिस लेकर्स ने कभी भी यहाँ कोई कानूनी मामला नहीं सुलझाया है। फिर भी एक मौका है कि वे सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने हो सकते हैं, पर कैसे? हाँ, अगर आप यहाँ की सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं तो मुख्य न्यायालय कक्ष और न्यायालय की लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं, जो इस ऐतिहासिक इमारत की 5वीं मंजिल पर है। और यहीं पर आपको एक कोर्ट मिलेगा। जी हाँ, एक बास्केटबॉल कोर्ट। ये कह सकते हैं कि कुछ ही मंजिल ऊपर संयुक्त राज्य अमेरिका की कुछ सबसे महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाइयां चल रही हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी बास्केटबॉल की गोलाबारी करके अपने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर चलो, कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। ये पहले एक स्टोर रूम था, जिससे बदलकर इन्होंने अदालत के कर्मचारियों के लिए 1940 में वर्कआउट रूम बना दिया था। फिर आखिरकार लकड़ी के बैकबोर्ड और बास्केट इंस्टॉल कर दिए, क्योंकि इसे बास्केटबॉल कोर्ट बनाना था, जो आज भी मौजूद है। ऐसा लगता है कि हमने अभी अभी अपने आप को सच्चा देश का सर्वोच्च न्यायालय पा लिया है। ट्राफलगर स्क्वायर। तो मेरे भाइयों, ट्राफलगर स्क्वायर अपने प्रसिद्ध फव्वारों, लैंडसीयर लाइन्स और निश्चित रूप से नेल्सन कॉलम के लिए जाना जाता है। लेकिन लंदन का यह ऐतिहासिक स्थल बहुत ही डार्क सीक्रेट्स का भी घर है, जो इस स्क्वायर के अतीत का एक गहरा रहस्य उजागर करता है। दक्षिण पूर्व कोने में छुपा हुआ एक अनदेखा विश्व रिकॉर्ड होल्डर मौजूद है। जी हाँ, ब्रिटेन का सबसे छोटा पुलिस स्टेशन। आपको बता दूं, इसका साइज एक टेलीफोन बूथ जितना है, लेकिन इस जगह में एक पुलिस अधिकारी आराम से बैठ सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो 1 या 2 कैदी भी फिट हो सकते हैं। लेकिन आखिर यहाँ पुलिस स्टेशन की जरूरत क्यों होगी? खैर, आपको बता दूं कि ट्राफलगर स्क्वायर हमेशा सेल्फी स्टिक और यादगार लम्हों का स्थान नहीं रहा है। 1844 में पहली बार खुलने के बाद, क्योंकि ये स्थान लंदन के बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए ये एक ऐसा स्थान बन गया जहाँ लोग विरोध करने के लिए आकर्षित होंगे। भयंकर जनरल स्ट्राइक दंगों के बाद 1926 में साइट पर परमानेंट पुलिस अधिकारियों को रखना जरूरी समझा गया। ऐसा करने से यहाँ मौजूद अधिकारी किसी भी हलचल पर नजर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बैकअप भी बुला सकते हैं। और इसलिए साल 1927 में लैम्पोस्ट प्लिंथ में से एक के बेस को खोखला करने का निर्णय लिया गया, ताकि पुलिस के बैठने के लिए खूबसूरत पुलिस बॉक्स को बनाया जा सके। वो क्या उज्जवल विचार है ना। लेकिन समय के साथ रेडियो कम्युनिकेशन में लगातार सुधार के साथ पुलिस बॉक्स धीरे धीरे अनावश्यक हो गया। आज के दिन ये किसी पुलिसकर्मी का स्थान नहीं है, बल्कि ये वेस्टमिंस्टर काउंसिल के सफाई कर्मियों के लिए झाड़ू की अलमारी है। मुझे लगता है कि ट्राफलगर स्क्वायर पुलिस बॉक्स का इतिहास शॉर्ट और स्वीप था मेरे भाई। द मोन्यूमेंट। ट्राफलगर स्क्वायर के रहस्य पुलिस बॉक्स से थोड़ी दूरी पर छिपी हुई एक कहानी वाला एक और दिलचस्प किस्सा है। साल 1666 में लंदन में लगी हुई भीषण आग ने शहर के ज्यादातर हिस्से को तबाह कर दिया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और लगभग 85% आबादी पूरी तरह से बेघर हो गई थी। फिर 11 साल के बाद द मोन्यूमेंट्स 202 फुट ऊंचा पिलर को आग की याद में और लंदन के रिबिल्डिंग का जश्न मनाने के लिए बनाया गया। हालांकि बाहर से देखने पर ये किसी पुराने पिलर जैसा लग सकता है, लेकिन विजिटर्स इस ऊंचे भवन के अंदर जा सकते हैं। कुल मिलाकर 2,30,000 से भी ज्यादा उत्साहित लोग हर साल यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। और 311 सर्पिल सीढ़ियां चढ़ने के बाद वो लंदन के आसमान का पैरानॉर्मिक नजारा देख पाते हैं। लेकिन टॉप से दिखने वाला दृश्य जितना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, उससे भी ज्यादा लुभावनी चीज इस भवन के निचले हिस्से में छिपी हुई है। भवन के बेस पर हैच के माध्यम से होके एक अंडरग्राउंड गुफा बनी हुई है। यहाँ से कुछ कदम आगे बढ़ने पर हम वहां आते हैं जहाँ कभी लेबोरेटरी हुआ करती थी। पता चला कि रॉबर्ट हुक नामक इंसान द मॉन्यूमेंट के डिजाइनरों में से एक था। वे एक साइंटिस्ट थे जो इस साइट को अपनी खोज केंद्र के रूप में इस्तेमाल करते थे। हुक इस पिलर का इस्तेमाल जेनिथ टेलीस्कोप के रूप में भी करता था। भवन के टॉप और नीचे वाले हिस्से में लेंस लगा दिए जाते थे, जो 200 फीट दूर होते थे और देखने के लिए एक खास आई पीस था। ये विचार भले ही अनोखा लगे, लेकिन हुक की दूरबीन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। आसपास के ट्रैफिक के कंपन ने भवन और दूरबीन को अस्थिर कर दिया, जिस कारण हुक को अपना महत्वाकांक्षी एक्सपेरिमेंट छोड़ना पड़ा। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि हुक की गुप्त विज्ञान लेबोरेटरी एक बहुत ही बड़ी विफलता थी। ईस्टर आइलैंड हेड।
पैसिफिक महासागर के मध्य में स्थित आप ये शायद ही कभी सोच सकते हैं कि रापा नुई नाम के रिमोट आइलैंड के तट पर एक प्रसिद्ध मोन्यूमेंट हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि ये प्रसिद्ध स्थान मोई मूर्तियों का घर है, जिन्हें ईस्टर आइलैंड हेड्स के रूप में जाना जाता है। रापा नुई लोगों ने इन प्रसिद्ध आकृतियों का निर्माण 12वीं और 16वीं शताब्दी के बीच किया था। चाहे आपने उन्हें किसी संग्रहालय में देखा हो या इंटरनेट पर कहीं पर इन मूर्तियों की तस्वीर देखी हो, लगभग हर कोई इन मोन्यूमेंट के बारे में जानता ही होगा। बात यह है कि इन फिनोमिनल आंकड़ों में उनके नाम से कहीं ज्यादा कुछ रहस्य छिपा हुआ है। ये विशाल मेगालिथ सिर्फ किसी के तोड़े हुए सर नहीं है, बल्कि ये पूरे शरीर है। मैं समझा देता हूँ। लगभग 150 से भी ज्यादा प्रसिद्ध और फोटोग्राफिड मूर्तियां रापा नुई ज्वालामुखी की ढलान पर मौजूद हैं। हालांकि समय के साथ धीरे धीरे मूर्तियां मलबे से पूरी तरह से ढक गईं, जो स्लोप के कारण लुढ़क कर नीचे आ रहा था, जिस पर मूर्तियां बनी हुई थी, जिसमें ईस्टर द्वीप के मोन्यूमेंट के अवशेष भी छिप गए। फिर इस कहानी से 2012 में पर्दा उठ गया, जब ईस्टर आइलैंड स्टैच्यू प्रोजेक्ट ने 2 मूर्तियों की खुदाई करके उनको बाहर निकाला। अफसोस की बात है कि मोई को विशाल बाइसेप्स और पेक्स के साथ नहीं बनाया गया था। हालांकि इन मूर्तियों के पूरे शरीर की खुदाई से पता चला कि उनकी ऊंचाई 23 फीट थी। भाई भगवान, मुझे नहीं पता कि इन लोगों के लिए ये नजारा काफी डरावना था भी या नहीं। You give me gum gum. चीन की महान दीवार। तो भाई अब हम पहुंच गए हैं वहां पर जहां चीन की महान दीवार को हर साल 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग देखने आते हैं। और इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि यह अनोखा आविष्कार आधुनिक दुनिया की आश्चर्य इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस 13,000 मील लंबी दीवार के कुछ हिस्सों का निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। चीन की महान दीवार का आकार, इतिहास और आर्किटेक्चर अविश्वसनीय जरूर है, लेकिन यहाँ आने वाले बहुत ही कम विजिटर्स इस आकर्षण के भयावह रहस्यों से आज भी अनजान हैं। हालांकि इसके बारे में किसी को कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन दीवार बनाने वाले लाखों वर्कर्स के भाग्य के बारे में अफवाहें सदियों से चली आ रही हैं। दीवार बनाने वालों के लिए कमर तोड़ने वाला काम जरूर हो सकता था। अफसोस की बात है कि निर्माण के दौरान कई सारे वर्कर्स मारे गए। कुल मरने वालों की संख्या लगभग 4 लाख से 1 मिलियन के बीच मानी गई, जिससे इसे पृथ्वी पर सबसे लंबे कब्रिस्तान का खिताब मिला। तो उन सभी को दफनाया कहाँ गया था? खैर, अफवाह यह है कि जो मजदूर काम के दौरान मारे गए उन्हें असल में दीवार के अंदर दफना दिया गया। लेकिन इससे पहले कि आप रो पड़ें, ये सच होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो भी शरीर दीवार में दफना दिया होता वो समय के साथ डिकम्पोज हो जाता, जिससे दीवार में दूरी आ जाती और दीवार कमजोर होती। हालांकि ये एक डार्क रहस्य में नहीं गिना जा सकता, लेकिन संभव है कि मरे हुए वर्कर्स के शवों को मोर्टार में पीस दिया गया हो, जिससे कि दीवार को मजबूत करने में मदद मिली हो। अगर ये बात सच है तो फिर कह सकते हैं कि उन लोगों ने असल में दीवार में अपनी जगह पक्की कर ली है भाई। क्राइस्ट द रिडीमर। तो जनाब, मॉडर्न दुनिया के आश्चर्यों के बारे में बात करते हुए इस क्राइस्ट द रिडीमर को भी नमस्ते कह दो। दिल दहला देने वाले 125 फीट ऊंचे स्टैच्यू जीसस क्राइस्ट की है ये, जो रियो डी जेनेरियो में, जहां हर साल 2 मिलियन से भी ज्यादा विजिटर्स आते हैं। और इस मूर्ति के अविश्वसनीय आकार और सुंदरता को देखते हुए कोई आश्चर्य की बात भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मूर्ति बाहर से जितनी मनमोहक दिखती है, क्राइस्ट द रिडीमर अपने विशाल रूप के अंदर एक बहुत ही साफ सुथरा छोटा सा रहस्य भी छिपा कर बैठी है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इस मूर्ति के सीने के भीतर आपको एक छिपी हुई विशेषता मिलेगी, एक दिल। लेकिन इससे पहले कि आपका दिमाग दौड़ने लगे, चिंता ना करें। इस चीज के अंदर कोई विशाल मांस का दिल नहीं धड़क रहा, बल्कि 4 फुट चौड़ा ऑर्गन उसी पत्थर से बनाया गया है जिससे मूर्ति का बाहरी हिस्सा बनाया गया था। ये अजीब समावेश की तरह जरूर लग सकता है, लेकिन पत्थर का दिल जीसस क्राइस्ट के पवित्र हृदय को रिप्रेजेंट करता है, जो मानव जाति के लिए भगवान के बाउंडलेस और पैशनेट प्रेम का प्रतीक है। ये भी कहा जाता है कि हृदय के अंदर एक छोटा सा कांच का जार है, जिसमें हेटर लेवी का फैमिली ट्री है। ये उन इंजीनियर्स में से एक है जो मूर्ति के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। कितना छोटा सा दिल को छू लेने वाला रहस्य ये है ना। डिज्नी कैसल। दुनिया भर के ज्यादातर बच्चों से अगर पूछा जाए कि स्वर्ग कहाँ है, तो उन सबका जवाब शायद यही होगा, डिज्नी वर्ल्ड। ऑर्लैंडो में मौजूद इस विशाल रिजॉर्ट में हर साल 58 मिलियन विजिटर्स अपना समय बिताने के लिए आते हैं। हालांकि ये तकनीकी रूप से एक राष्ट्रीय मोन्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये भी उन विजिटर्स की संख्या से काफी मेल खाता है। डिज्नी वर्ल्ड के गहनों का ताज निसंदेह सिंड्रेला का महल है, जो जादुई साम्राज्य में पाया जाने वाला फिनोमिनल किला है। इस कैसल का निर्माण 1971 में पूरा हुआ था और इस पिक्चर परफेक्ट गॉथिक स्टाइल का महत्व 189 फीट तक फैला हुआ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मनमोहक है, तो जरा रुक जाइए और इस महल की छुपी हुई विशेषता के बारे में जान लीजिए। इस किले की दीवार के भीतर सिंड्रेला कैसल स्वीट है,
मूल रूप से ये वॉल्ट डिज्नी के लिए एक अपार्टमेंट के रूप में बनाया गया था जब वो और उसका परिवार ऑरलैंडो गए हुए थे। हालांकि दुखद रूप से वॉल्ट की 1966 में मृत्यु हो गई, जिसके 5 साल के बाद डिज्नी वर्ल्ड खुल गया, जिसके बाद 35 सालों तक ये महल सिर्फ डिज्नी वर्ल्ड फोन ऑपरेटर्स के लिए स्टोरेज स्थान और वर्क प्लेस के रूप में इस्तेमाल होता रहा। ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है ना। हालांकि 2006 में ये सब कुछ बदल गया जब इस स्थान को सिंड्रेला कैसल स्वीट में तब्दील किया गया। इसके अंदर आपको 2 क्वीन बेड, एक हॉट टब जिसके पानी के अंदर लाइट लगी है, रंगीन ग्लास वाली खिड़कियां और मेरा निजी पसंदीदा एक टीवी बड़ा देखने को मिलेगा जो बंद होने पर मिरर के रूप में काम करता है। लाखों लोगों के सपनों के महल की प्रमोशन के बाद इसका लॉन्च साल 2006 में हो गया। डिज्नी वर्ल्ड के भाग्यशाली विजिटर्स को स्वीट में ठहरने का पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन प्रचार का अंत जब साल 2008 में हुआ तो ये स्थान और ज्यादा एक्सक्लूसिव हो गया। हाल ही के कुछ सालों में सिर्फ टॉम क्रूज और मारिया कैरी जैसे सेलिब्रिटी मेहमानों को यहाँ रहने के लिए आमंत्रित किया गया। डिज्नी ने स्वीट में ठहरने की चाह रखने वाले लोगों से $40,000 रिश्वत लेने से भी इनकार कर दिया है। तो भाई ये कहना बिल्कुल सही होगा कि डिज्नी वर्ल्ड ने गुप्त रहस्यों के चैम्बर में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल बना दिया है। माउंट रशमोर। तो हालांकि साउथ डकोटा में यात्रा के दौरान आपको अपने पसंदीदा डिज्नी कैरेक्टर्स के साथ आमने सामने आने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको अपने सामने आश्चर्यजनक इमेज जरूर पेश कर देगा। साल 2000 हर साल लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट ब्लैक हिल्स की चढ़ाई करते हैं ताकि वे माउंट रशमोर की एक झलक देख सकें। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महान मोनुमेंट है, लेकिन वॉशिंगटन, जेफरसन, रूजवेल्ट और लिंकन की 60 फीट ऊंची प्रतिमाएं जितनी प्रसिद्ध हैं, क्या आप जानते हैं कि माउंट रशमोर में 5वां चेहरा भी हो सकता था? खैर, कह सकते हैं कि आप साल 2020 की बात करें तो अपनी राष्ट्रपति पद की दावेदारी के दौरान कान्ये वेस्ट ने लिंकन की प्रतिमा के दाईं तरफ अपनी प्रतिमा को फोटोशॉप में एडिट करके लगा दिया था। शायद वो खुद के वास्तव में राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी कर रहे थे, ये देखते हुए कि माउंट रशमोर पर अन्य 4 व्यक्ति अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2020 के चुनाव में उन्हें कुल वोटों का सिर्फ 0.4% मिला। तो ऐसा लगता है कि कान्ये के माउंट रशमोर के सपने लगभग विलुप्त हो चुके हैं भाई। हालांकि इस मोनुमेंट में हम एक और बात जोड़ सकते हैं जो कि असल में मौजूद है। आपको बता दूं कि लिंकन के सिर के पीछे एक दिलचस्प द्वार छिपा हुआ है जो हमें सीधे माउंटेन की ओर ले जाता है। इस उत्सुक विचित्रता पर साल 1938 में काम शुरू हुआ, जिसमें वर्कर्स ने डायनामाइट का इस्तेमाल करके चट्टान के सामने गुफा को उड़ा दिया। गुडजन बोरग्लाम नाम के वो शख्स हैं जिन्होंने माउंट रशमोर के मूर्तिकार के रूप में योगदान दिया। इन्होंने ही 80 फीट ऊंचे और 100 फीट लंबे भव्य हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स की कल्पना की थी, जिस तक 800 फीट की ग्रेनाइट सीढ़ी के माध्यम से पहुंचा जा सकता था। अब मैंने सोचा था कि कान्ये एम्बिशियस था, लेकिन सरकार ने बोगलम को जोर देकर कहा कि हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स पर काम जारी रखने से पहले वे राष्ट्रपति के हेड्स को खत्म कर दें। लेकिन दुख की बात यह है कि 1941 में बोगलम की मृत्यु हो गई और हालांकि उनके बेटे ने इस मूर्ति को अंतिम रूप दिया, लेकिन फिर भी हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स परियोजना बंद हो गई। लंबे समय तक यह अधूरा हॉल खाली बना रहा, अछूता पड़ा रहा और दशकों बाद बोगलम की इच्छा आखिरकार पूरी कर ली गई। जी हाँ, साल 1998 में गुफा के अंदर एक रिपोजिटरी का निर्माण किया गया जिसमें बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकी संविधान और स्वतंत्रता की घोषणा की एक कॉपी थी। इन दस्तावेजों को एक टाइटेनियम वॉल्ट के अंदर सील कर दिया गया और साथ ही ग्रेनाइट के 1200 पाउंड्स के स्लैब द्वारा सुरक्षित हो गए। ये ऐसा लगता है जैसे वहां कुछ ऐसी चीज छुपाई जा रही थी जो वो नहीं चाहते थे कि हम देखें। आप चाहे कितने भी उत्सुक हों, हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स जनता के लिए प्रतिबंधित हैं। इसलिए अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे साउथ डकोटा के गुप्त भंडार पर नजर डालने की कोशिश करने की इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो भाई, आपके अनुसार इनमें से कौन सा राष्ट्रीय मोनुमेंट सबसे अविश्वसनीय रहस्य छिपा रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।